एक पंचर बनाने वाला लड़का, जिसको राजनीति का र भी पता नहीं है, जिस तरह से माइक लेकर करके और मोदी जी के लिए माँ के लिए अपशब्द बोला, उस मंच पे जो लड़का दूसरा खड़ा था, उसने उस लड़के के हाथ से माइक छीन करके उसको 2 झापड़ मारा भी। उसी मंच से, उसी के नीचे से बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद का नारा भी लगा है। लेकिन वहाँ जिस स्टेज से गाली बोला गया, अपशब्द कहा गया मोदी जी के माँ के लिए, वहाँ पे राहुल गांधी रुके भी नहीं, वो चलते ही रहे। बनारस में राहुल जी ने इशारों में कहा भी है कि बनारस में भी करेंगे, तो बनारस में भी हो जाए। तो मतलब जो राहुल गांधी जी ने पटना के गांधी मैदान से जो आखिरी भाषण दिया था उन्होंने, और ये कहा था कि हम आइटम बम के बाद हम हाइड्रोजन बम लाएं, तो हाइड्रोजन बम वही है जो जिसका बात कर रहे हैं। नहीं, मैं उन्होंने क्या कहा, हाइड्रोजन बम जरूर कहा। लोगों ने यही माने निकाले उसके, क्योंकि देखिए एक भरोसा तो लोगों में जगा। जिस प्रकार विगत वर्षों में उनके छवि को बिगाड़ने में अरबों रुपए लगा दिए नरेंद्र मोदी ने प्लान करके, तो उस छवि को तोड़ करके राहुल गांधी अपने ओरिजिनल छवि, एक शिक्षित व्यक्ति के तौर पर, एक जनहित के लिए डेडिकेटेड व्यक्ति के तौर पर अनुरूप उन्होंने कार्य किया। स्वागत है दावास टाइम्स में। मैं कामरान साहब और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के AICC ऑफिस के अंदर, और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कांग्रेस के उस यात्रा जो कि बिहार में एक कांग्रेस को नई ऊर्जा भी दी, लेकिन वो भी विवाद की नज़र हो गया लास्ट में। हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आज हमारे साथ जो इस चर्चा के लिए मौजूद हैं, 2 अहम शख्सियत मौजूद हैं। उनमें डॉक्टर शशि कुमार सिंह जी हैं, जो कि AICC में कांग्रेस के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, और इसी तरह हमारी दूसरी जानिब जो हैं वो हैं शमीम साहब, जो कि जाली विधानसभा से इस बार कांग्रेस के दावेदार भी हैं, और इसके अलावा वो दरभंगा के पूर्व जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। तो आज हम इन दोनों मेहमान से आज हम चर्चा करेंगे। तो सर, सबसे पहले आपसे मेरा सवाल होगा कि आपका लगभग 1300 किलोमीटर का आप लोगों का यात्रा हुआ, और जिसकी खूब चर्चा भी हुई, और लोगों का एक बड़ा हुजूम भी आपको देखने आई, आपको समर्थन दिया, आप लोगों को सुना, और जो मुद्दा था SIR का मुद्दा था, वोट चोरी का मुद्दा था, वो बिहार में पहुंचा। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अब जो आपने इतने बड़ा यात्रा किया है, उसका इलेक्शन पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है जो SIR का मुद्दा है, ये मुद्दा बनना ही था, क्योंकि इतने शॉर्ट नोटिस पर पिछले आज़ादी के बाद अब तक ऐसा कभी कोई किसी चुनाव आयुक्त ने या कोई ऐसा नहीं हुआ। कितने शॉर्ट नोटिस पर आप पूरा का पूरा 9 करोड़ लगभग वोटरों का मतदाता पुनरीक्षण का कार्य कर लें। चुनाव सर पे है, मोटिवेशन साफ दिखाई देता है। 2003 में एक बार हुआ था, तो उसमें 4 साल लगे थे पूरा होने में। और जिस ढंग से राहुल जी ने वोट चोरी के मुद्दे पर चुनाव आयोग को पकड़ा, बीजेपी के मिली भगत से किस प्रकार चोरी होता है उन्होंने साबित कर दिया आंकड़ों से, मैथमेटिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली के अंदर। कि ये इन लोगों से उन्होंने मांगा था कि उसका स्क्रिप्ट दीजिए, लेकिन इन लोगों ने कागज़ में उपलब्ध कराया, और वो कागज़ ट्रकों में भर करके एक असेंबली कंस्टिट्यूएंसी का उपलब्ध कराया। राहुल जी ने स्कॉलर्स को लगाए, खुद उसमें काम किया, और वो एक एक करके निकाला गया, तो उसमें क्लियरली 1 लाख के आसपास वोट फेक पाए गए, जो चुनाव आयोग ने डलवा दिया। अब चुनाव आयोग को खुद तो MP MLA बनना नहीं है, तो सरकार को बनना है, मोदी जी को बनना है, मोदी जी को अपना सत्ता चलाना है, तो जाहिर है उनके इशारे पे ये सब कुछ हुआ। मगर चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, राहुल जी भी एक संवैधानिक पद पे हैं, LOP हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं। हम लोग जब से होश संभाले, पेशा से मैं प्रोफेसर हूँ, तो हम लोगों ने यही देखा कि प्रधानमंत्री के बाद LOP का महत्व पूरे देश में या पार्लियामेंट के अंदर होता है। प्रधानमंत्री कोई भी बात को बोलते हैं, कभी सदन बुलाया भी जाता है, संयुक्त सदन भी बुलाया जाता है, तो उसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, प्रधानमंत्री उसके बाद बोलते हैं,
अब प्रधानमंत्री के बाद एलओपी बोलते हैं। एलओपी राहुल जी को बोलने नहीं दिया था पार्लियामेंट में, खास करके जो आप पूछ रहे हैं एसआईआर के मुद्दे पर, तो इस तरह से भाग रहे थे सब। तो कोई रास्ता नहीं है अब देश के सामने। जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को कमज़ोर करके, उनका शोषण करके, उन पर दबाव डाल के, उनको डरा के, धमका के या किसी भी प्रकार से अपने प्रभाव में इन्होंने पूरी नियंत्रण में कर लिया और सिर्फ अपने सत्ता में बने रहने के लिए उसका सारा उपयोग कर रहे हैं। अब तो यह भी प्रश्न उठ गया है कि यह जो चुनाव हुआ 2024 में लोकसभा का, उसमें उनको 240 सीटें आई, तो वह भी संदेह के घेरे में है। और संदेह का घेरा इसलिए मजबूत हो रहा है कि बनारस का उदाहरण लीजिए प्रधानमंत्री जी का। 7 राउंड के काउंटिंग में प्रधानमंत्री जी हार रहे थे, पीछे चल रहे थे। अजय राय इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार वहां आगे चल रहे थे। 1 पर दिन में अचानक से वेबसाइट को बंद कर दिया जाता है। लोग पूछते क्यों बंद किया, टेक्निकल फॉल्ट है, कुछ समझा करके चलते रहते हैं। शाम को वह खुलता है 6:30-7 बजे और एक बार में प्रधानमंत्री का जीत डिक्लेयर कर दिया जाता है। अगर वहाँ भी बनारस में राहुल जी ने इशारों में कहा भी है कि बनारस में भी करेंगे, तो बनारस में भी हो जाए। तो मतलब जो राहुल गांधी जी ने पटना के गांधी मैदान से जो आखिरी भाषण दिया था उन्होंने, और ये कहा था कि हम आइटम बम के बाद हम हाइड्रोजन बम लाएं, तो हाइड्रोजन बम वही है जो जिसकी आप बात कर रहे हैं? नहीं, मैं उन्होंने क्या कहा, हाइड्रोजन बम जरूर कहा। लोगों ने यही माने निकाले उसके, क्योंकि देखिए एक भरोसा तो लोगों में जगा। राहुल गांधी आज के तिथि में देश के जनता के लिए एक भरोसेमंद व्यक्ति साबित हो रहे हैं। जिस प्रकार विगत वर्षों में उनके छवि को बिगाड़ने में अरबों रुपए लगा दिए नरेंद्र मोदी ने प्लान करके, तो उस छवि को तोड़ करके राहुल गांधी अपने ओरिजिनल छवि, एक शिक्षित व्यक्ति के तौर पर, एक जनहित के लिए डेडिकेटेड व्यक्ति के तौर पर और अपने परंपराओं, भारतीय परंपराओं के अनुसार, अपने पूर्वजों के स्ट्रगल, आज़ादी की लड़ाई में उनकी कुर्बानियाँ और फिर स्वतंत्र भारत के नवनिर्माण में उनके पूर्वजों की योगदान, कांग्रेस की योगदान के अनुरूप उन्होंने कार्य किया। और आम आदमी से घुल मिलकर जिस ढंग से उन्होंने आम आदमी के बीच में अपने को प्रस्तुत किया और जो जो बातें उन्होंने कहा, नोटबंदी की बात हो, बोगस है, उसके बाद उन्होंने चाइना पर कहा कि वो भरोसे का आदमी नहीं है, अमेरिका पर उन्होंने कहा, और देखिए 29 बार ट्रंप ने कहा कि मैंने सीज फायर कराया, मैंने कहा कर दो सीज फायर, मैंने आदेश दिया। एक बार भी इस प्रजातंत्र, इतने बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री ने एक बार भी उस पर ये नहीं कहा कि ये प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं, ये हमारा डिसीजन है, हमारा मामला है, हमारा घरेलू डिसीजन है। सीज फायर हो गया, ठीक है, लड़ाई कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है, लेकिन झुक करके किसी के आदेश में, किसी के बहकावे में या किसी के डर भय से अगर हम वो काम करते हैं तो निश्चित हम भारत को कमज़ोर करते हैं। अभी आपने डोनाल्ड ट्रंप की बात की, आपने अभी इंडिया पे इतना ज़्यादा टैरिफ, 50% का लगभग टैरिफ लगा दिया उन्होंने, और उसके बाद आज की मैं बात बता दूं, अगर आपने न्यूज़ देखा हो तो आज डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि नरेंद्र मोदी एक अच्छे व्यक्ति हैं और मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। तो यहाँ से नरेंद्र मोदी जी की तरफ से भी ट्वीट गया है कि हाँ, हमारे रिश्ते अच्छे हैं। जब वो अच्छे कह दिए इनको तो इन्होंने ट्वीट कर दिया, और जब खराब बोलते रहे तो इन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया। ये दोहरी जो नीति है नरेंद्र मोदी की, आपने वहाँ जाकर कह दिया अब की बार ट्रंप सरकार, घिसा पिटा नारा आपने वहाँ लगवा दिया और भारतीयों को, वहाँ भी प्रवासी भारतीयों को गुमराह कर दिया। अब आप उनके तरफ से ये आया, उन्होंने टैरिफ घटाया, उन्होंने भारत को कुछ राहत दिया, उन्होंने भारत से संबंधों को लचीला बनाने का कोई प्रयास किया। ये नरेंद्र मोदी
के बहुत प्रयास से कई बार कई देशों में इनको निमंत्रण नहीं मिलते हैं, तो ये प्रयास करते हैं, भेजते हैं। आपको तो पता ही होगा, ये भेजते हैं, दूत भेजते हैं, विदेश मंत्री को भेजते हैं, विदेश सचिव को भेजते हैं कि कोई उपाय करके मेरे नाम से कोई निमंत्रण निकालो, कोई अंतर्राष्ट्रीय इस तरह के महत्व के मुद्दे होते हैं, उस पर सम्मेलन होते हैं। तो इस देश में ऐसा नहीं था। इंदिरा गांधी ने जिस प्रकार से अपना दिखाया, प्रधानमंत्री के कद को जिस तरह से बढ़ाया, यही मामला था। बांग्लादेश की मुक्ति का मामला था, पाकिस्तान का ही मामला था। जिस तरह से पाकिस्तान ने हमारे ऊपर धमकी भरा जो बातें कही थी और इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश का मुक्ति का मार्ग खोल दिया। उस समय भी परमाणु शक्ति से लैस उनका 7वां बेड़ा हमारे समुद्र तट पे मंडरा रहा था और वो बार बार धमकी आ रहा था कि हिंदुस्तान को बर्बाद कर देंगे। इंदिरा गांधी ने कहा कि पहले ये हम पाकिस्तान के टुकड़े कर दें, निपट लें इनसे, इस बीच में आप जो करना हो करिएगा, आपसे भी निपटेंगे। तो ये ताकत थी हमारे भारत की। यह नेहरू जी को देखिए, नेहरू जी ने नॉन अलाइनमेंट का रास्ता अख्तियार किया, किसी गुट में नहीं गए, जबकि भारत की स्थिति बहुत खराब थी, आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि कुछ देश के उस जमाने के उद्योगपतियों ने मिलकर पंचवर्षीय योजना जो बनाई गई कि भारत को कैसे चलना है, कैसे विकास करना है, भारत को कैसे अपने आप को दुनिया के राष्ट्रों की मंडली में खड़ा करना है, यह अस्तित्व था। हमारे यहाँ सुई भी नहीं बनता है, कहावत है, कहते हैं, नहीं बनता था। और नेहरू जी ने अपना खुद का 200 करोड़ उनके पास थे, उन्होंने उसका 90% पंचवर्षीय योजना में भारत के विकास में लगा दिया। और भी जमशेद टाटा वगैरह कई लोगों ने लगाया और इस देश को धीरे धीरे शैक्षणिक रूप से सबसे पहला टारगेट बनाया कि मजबूत करना है, क्योंकि विकास के आयाम तभी खुल सकते हैं और प्रजातंत्र तभी सफल हो सकता है जब लोग शिक्षित हो। शिक्षित जनता ही सच्चे लोकतंत्र का निर्माण करती है। जनता अगर शिक्षित नहीं हो, अशिक्षित हो, तो वह लोकतंत्र भीड़ तंत्र में बदल जाता है और आज उसी का प्रयास हो रहा है। तो उस समय तो शिक्षा को पटरी पर लाने के लिए IIM, IIT, विश्वविद्यालय, कितने संस्थान खोले गए। हम लोग इतना उम्र हो गया, 55 के आसपास मेरा उम्र है, जिस ज़माने से हम लोग देख रहे हैं कि हमारे गांव में मिडिल स्कूल है या हाई स्कूल है, उसके बाद दूसरा मिडिल हाई स्कूल नहीं देखा। शहरों में जितने कॉलेज हैं पुराने और जो स्कूल हैं पुराने, उसके अलावा सरकारी गैर सरकारी कुछ संस्थाएं खुल गई है, शैक्षणिक संस्थाएं, डीम्ड यूनिवर्सिटियाँ लोगों ने बना ली है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई एडिशन हो गया हो। आप दिल्ली में देखिए, मतलब ये कि जो शिक्षा व्यवस्था है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है, दिया जा रहा है शिक्षा व्यवस्था का, पूरे देश को प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जा रहे हैं। आप दिल्ली देख लीजिए, किरोरीमल कॉलेज, हंसराज कॉलेज, ये सब कॉलेज जो हम लोग सुनते थे, या JNU कैंपस देख लीजिए, क्या कोई एडिशन हुआ कहीं? कोई और कॉलेज अगल बगल में? आप दिल्ली में देखिए, राजधानी में एम्स बनाया उन्होंने स्वास्थ्य के लिए, कोई और एम्स खड़ा हो जाता, क्या हालत होता है वहाँ एम्स में जाकर देखिए। हजारों लोग बेचारे इलाज के लिए सड़कों पर भटकते हैं। तो विकास तो कुछ नहीं किया, लेकिन देश को जात पात, धर्म और विवादों में समेट करके बर्बादी के कागार पर जरूर खड़ा कर दिया है। और जो आपका मुख्य मुद्दा जो जिस पर आप बात कर रहे थे, SIR पर, वो मुद्दा तो इन्होंने उसको एक जरिया बना लिया सत्ता में काबिज रहने के लिए। इनको लगा ये कब से कर रहे होंगे, कोई ठिकाना नहीं है, ये सारी चीज़ें परत दर परत खुलेंगी। लेकिन अब जब खुल के सामने आ गया और बिहार की यात्रा राहुल जी ने किया इस मुद्दे पर, तो वहाँ आपने कहा लाखों का समर्थन, हर जगह लोग आए। लोग इसलिए आए कि लोगों को यह भरोसा हो गया कि हाँ, ये वोट चोरी हो रहा है इस देश में। क्योंकि बहुत सारे लोग वोट डालते हैं किसी को, जीतता कोई है, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन कैलकुलेट करके मैथमेटिकली राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और क्लियर कर दिया जब चीज़ों को, तो लोगों को भरोसा हुआ और लोग इस भरोसे को मजबूत करने के लिए
इस भरोसे को ताकत देने के लिए बिहार के सड़कों पर राहुल गांधी के रैलियों में उमड़े। और राहुल जी, सासाराम में तो मैं खुद था और 3-4 लाख से कम की नहीं थी, और जहां भी गए 50,000 लोग, लाख लोग उनके साथ चलने वाले, उनको देखने के लिए लोगों ने। यह क्या दिखाता है? यह जन समर्थन है। और मोदी जी को यह समझना चाहिए कि यह देश लोगों के लिए, भारतीयों के लिए है, किसी नेता के लिए नहीं है। और कोई नेता इस देश को गुमराह करके सत्ता में ज़्यादा देर तक नहीं बना रह सकता है। वोट चोरी करके वो शासन में आजीवन नहीं रह सकता है। और एक दिन आएगा कि ये सारे दर पर जो परतें हैं वो खुलेंगी, और जो झूठ के रेत पर इन्होंने सत्ता का जो महल खड़ा किया है वह धराशायी होगा। वह टूट करके रेत के तरह ही बिखर जाएगा। और देश, कितने लोग आए, ये तो छोटा पीरियड है, कितने लोग आए बड़ा पीरियड। आप इतिहास देखेंगे तो 50-50 साल, 60-60 साल, 100-100 साल, 200-200 साल का शासन किया लोगों ने। लेकिन जो गलत किया वो सामने है उसका। ये तो 10-12 साल का इनका पीरियड है, और इस पीरियड में चूंकि हम इस समसामयिक में जी रहे हैं इसलिए हम पर ज़्यादा असर हो रहा है। इतिहास में भी इसको काला अध्याय कहा जाएगा। हिटलर को आज भी इतिहास में एक काला अध्याय के रूप में इतिहास देखता है। तो अब हम दूसरे मेहमान की तरफ चलते हैं। हम उनसे जो खासकर बात करेंगे चुनाव वोटर अधिकार यात्रा से रिलेटेड बात करेंगे, इसलिए कि वो वोटर अधिकार यात्रा में लगातार वो सक्रिय रहे हैं। और राहुल गांधी की जो वोटर अधिकार यात्रा थी वो हर जगह से आते हुए जब दरभंगा में पहुंचता है और ख़ासकर इनके विधानसभा में पहुंचता है तो वहाँ एक विवाद खड़ा हो जाता है। वो विवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस के कार्यकर्ता का टिप्पणी करना और एक तरीके से गाली देना। आइए हम उन पर बात करेंगे। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा शमीम साहब कि आप इससे रिलेटेड बताएं कि आखिर क्या मामला था वहाँ। शुक्रिया। मैं अपने बड़े भाई शशि जी के बारे में बता दूं आपको कि शशि जी हमारे जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का विचार विभाग है उनका जनरल सेक्रेटरी है। और कल ही इनका बहुत सारी किताबों का विमोचन हुआ है, जहाँ पे आपको कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वहाँ हुआ, गुजरात में हुआ, और क्या कहते हैं कि इधर भोपाल में हुआ है। और कल भी आपको शिक्षक दिवस के अवसर पे इनका एक किताब का विमोचन हुआ, जिसमें डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह खुद आकर के वहाँ पे इनका विमोचन किया है। तो एक बहुत बड़े ये विचारक भी हैं और मेरे बड़े भाई हैं। इनका आशीर्वाद हमेशा मुझे प्राप्त होता रहता है। और बात आपने करी है दरभंगा के जो राहुल गांधी की यात्रा गुजरी है उस पर, तो भैया ने कहा है कि जब चंपारण से उनकी यात्रा शुरू हुई तो हज़ारों नहीं लाखों की भीड़ उनके साथ साथ था। और ये भीड़ कोई बुलाया गया, जिस तरह से मोदी जी के प्रोग्राम में या उनकी यात्रा में या कहीं भी पैसे दे करके उनको बुलाया जाता है। आप देखिएगा, आप कवर आपने भी किया होगा या आप सोशल मीडिया पर देखते होइएगा, जो पत्रकार पूछता है तो कहते हैं हम आए हैं, क्या कहते हैं, राहुल गांधी जी की यात्रा में आए हैं, मोदी ने गाली बक्का है, क्या कहते हैं कि राहुल गांधी को। तो बहुत सारी बातें तो उनकी ये तो समझ में आता है कि सारी जो बुलाई हुई है। लेकिन राहुल गांधी जी के साथ जितने लोग थे, हज़ारों लाखों लोग थे, वो जागरूक लोग थे। राहुल गांधी जी ने सबको जगा दिया कि हमारा वोट वाकई चोरी हो रहा है। और ये चोरी जो चुनाव आयोग है वो मोदी जी के इशारे पे सब काम कर रहा है। आज भी मैं आपको, मुझे ये कहते हुए ज़रा सा हिचक नहीं है कि चुनाव आयोग आज के समय में मोदी जी के गोट में बैठ करके सारी फैसला करता है। और अभी आप मेन मुद्दे पे मैं आ रहा हूँ आपको, जो आपने कहा कि दरभंगा में जो बातें हुई, ख़ास करके हमारे जाले विधानसभा का वो एंट्री पॉइंट था। देखिए, ये सच्चाई है कि राहुल गांधी वहाँ से जब उनकी काफ़िला गुजरी, महागठबंधन के लोग वहाँ से गुजरे, राहुल गांधी उस स्टेज पे नहीं गए, नहीं तेजस्वी यादव गए, नहीं हमारे महागठबंधन के कोई नेता उस स्टेज पे गए। अब जब राहुल गांधी काफ़िला जब आगे निकल गया तो लाखों की तादाद में लोग साथ में थे। तो उसके जो पॉइंट था, जिसका संयोजक
नौशाद जिसका नाम चल रहा है वो था, वो भी उस काफिला के साथ साथ राहुल गांधी के साथ साथ आगे निकल गए। और वो लड़का एक पंचर बनाने वाला लड़का जिसको राजनीति का र भी पता नहीं है, वो सिर्फ राहुल गांधी को देखने के लिए, तेजस्वी यादव को देखने के लिए और उस यात्रा में अपने अधिकार के लिए शामिल हुआ था। तो जब यात्राएं चली गई काफ़ी दूर, करीब करीब हमको लगता है कि मुजफ्फरपुर ज़िला में वो एंट्री कर गया यात्रा, तब एक नॉनसेंस टाइप का लड़का था, वो चढ़ गया और जिस तरह से माइक ले करके और मोदी जी के लिए, माँ के लिए अपशब्द बोला। और वहीं पे आप देखे होइएगा उस मंच पे जो लड़का दूसरा खड़ा था, उसने उस लड़के के हाथ से माइक छीन करके उसको 2 झापड़ मारा भी। और अगर उसके 5 मिनट 2 मिनट के बाद का वीडियो अगर आपको कहीं मिल जाए देखिएगा, उसी मंच से, उसी के नीचे से बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद का नारा भी लगा है। जो बहुत सारे प्रत्याशी जो दर्शी हैं उन्होंने कहा, और चूँकि वहाँ से कुछ कदम की दूरी पे हमारा भी अपना पॉइंट था जहाँ पे हमने राहुल गांधी जी का जो महागठबंधन की यात्राएं थी, तो उनका स्वागत के लिए हमारे यहाँ पे राहुल गांधी जी 1 मिनट के लिए वहाँ पे रुके भी और हम लोगों ने उनके स्वागत भी किया। लेकिन वहाँ जहाँ जिस स्टेज से गाली बोला गया, अब शब्द कहा गया मोदी जी के माँ के लिए, वहाँ पे राहुल गांधी रुके भी नहीं, वो चलते ही रहे। तो विपक्ष का ये कहना कि उन्होंने नरेंद्र मोदी के माँ के लिए अपशब्द कहा है, तो ये तो उनकी बौखलाहट समझ ली। चूँकि राहुल गांधी की भीड़ जिस तरह से चल रही थी और लोग जिस तरह से जुड़ते चले गए हैं, एक आम जनता, सिर्फ वहाँ कांग्रेस का कार्यकर्ता ही नहीं था उस भीड़ में, उसमें आम जनता भी थी। तो मोदी को कहीं ना कहीं, उनको बीजेपी वालों को लगा कि भाई हमारी बिहार का सत्ता हमारे हाथ से निकल जाएगी। तो वहीं पे एक पॉइंट मिला। जो लड़का, जो आपको मैं बता दूं, जिस लड़का ने कहा वो पंचर बनाता है, वो और कहीं से पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, और वो मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़का है। उसके ऊपर क्या कहते हैं, एक बकरी के रेप का मामला भी, केस भी चल रहा है उसके ऊपर। तब उस लड़के की बात को अब इतना बड़ा इशू बना दीजिएगा। और मोदी जी खुद ट्वीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया डाल रहे हैं और बिहार बंद करवाए। कल का बिहार का बंद का जो था वो तो एक मजाक बन गया इन बीजेपी वालों के लिए। आपने देखा हो, कहीं कोई भीड़ नहीं, कुछ लोग आपस में लड़ रहे थे, आए थे मोदी जी के समर्थन में, लेकिन वहाँ जो सो मोदी मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। तो लोगों के अंदर ये जागरूकता आ गई है कि भाई कौन गलत है कौन सही है, और लोग ने समझा है, अब समझ गया है कि अगर कोई हमारे हक की लड़ाई लड़ रहा है तो वो सिर्फ राहुल गांधी लड़ रहा है। अगर संविधान बचाने की बात अगर कोई कर रहा है, सिर्फ राहुल गांधी कर रहे हैं। मेरे बड़े भैया ने बहुत अच्छी बात कही थी कि राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए बीजेपी वाले के IT सेल ने अरबों रुपये खर्च कर दिया, लेकिन ये अडिग रहे और ये अपने जो उनका मेन मकसद था संविधान बचाना, आज भी उस पर कायम है और आज भी उस पर कायम वो चल रहे हैं। जो यात्राएं हो रही है, एक राजकुमार, एक तरह से कह लीजिए, हमारे क्या कमी है उनको, एक राजनेता जननायक जो सिर्फ संविधान बचाने के लिए, और हम लोग की आवाज़ बन करके वो शुरू में जो पैदल यात्रा किया था कश्मीर से कन्याकुमारी तक, वो ऐतिहासिक था। तो इसलिए ये बीजेपी वालों का जो हथकंडा है वो कितना भी आजमा ले, लेकिन बिहार में आने वाले वक्त में आपको इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। ये आपके चैनल से मैं आश्वस्त कर रहा हूँ। दोबारा डॉक्टर शशि कुमार सिंह जी से जानना चाहूँगा कि सर, ये जो आपने इतनी लंबी यात्रा की, लोगों का इम्पैक्ट भी अच्छा पड़ा आपका, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो कांग्रेस का जो पुराना एक दौर था, वो दौर दोबारा रिफॉर्म हो पाएगा इस यात्रा के बाद, और जो आपकी सीट शेयरिंग होगी या इसी तरीके से वोट का जो रिज़ल्ट आएगा उसमें कोई परिवर्तन होगा? देखिए, बिहार में जो राहुल जी का नज़रिया है वो स्पष्ट। बिहार में जो यात्रा किया वो तो, उस पर तो हम लोग अभी चर्चा किया, और जो समर्थन मिला उस पर भी चर्चा किया। बिहार के लोगों के अंदर एक भरोसा जगह है, क्योंकि पिछले 20 सालों में बिहार की जो दुर्गति हुई है, आए दिन अखबारों में अपराध का ग्राफ जिस ढंग से बढ़ा है और शिक्षा का स्तर जो गिरा है, मतलब किसी क्षेत्र में कोई उपलब्धि दिखाई नहीं देती है। और इतना लंबा टेन्योर के बाद भी नीतीश कुमार जी बीजेपी
इनके आपस के भी संबंध गाली गलौज के रहे हैं। कई बार नीतीश कुमार के डीएनए को लेकर के प्रधानमंत्री ने, अब डीएनए माँ की गाली से भी बड़ा गाली है, कि मैंने खून को ही चैलेंज किया था। और नीतीश कुमार ने लाखों लोगों का बाल और वो सैंपल भेजवाने का इंतजाम किया था। तो इनके खुद के संबंध जब एकदम से टूटे हुए डोर से जबरन जोड़े गए हैं, तो ये भरोसा कहाँ से दिला पाएंगे ये लोग। इसलिए इस बार बदलाव होगा। और जहाँ तक सीट शेयरिंग का बात है, वो कोई मुद्दा नहीं। मुद्दा है नरेंद्र मोदी को हराना, मुद्दा है वोट चोरी को रोकना, निष्पक्ष चुनाव आयोग को बनाना, मुद्दा है लोगों का विकास, सर्वांगीण विकास, हर क्षेत्र में महिलाओं का विकास, बच्चों के लिए विकास, रोजगार। सबसे बड़ा मुद्दा है कि रोजगार, शिक्षा। आज देखिए बिहार में क्या, पूरे देश में जो शैक्षणिक संस्थानें हैं, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हैं, वो शीघ्रता से डिग्री निकालने के कारखाने बनकर रह गए हैं। पिछले एक दशक में खास करके देखिए तो किसी को इस बात की चिंता नहीं है कि उन डिग्रियों को रोजगार से जोड़ा जाएगा कि नहीं। रोजगार देना प्राथमिकता होनी चाहिए सरकार को, या फिर आप शिक्षा को ही जॉब ओरिएंटेड शिक्षा, रोजगार उन्मुखी शिक्षा बनाइए। फॉर्मल शिक्षा दे करके जो बेरोजगारों की फौज खड़ी की जा रही है, उसका नतीजा क्या हो रहा है? उसका नतीजा हो रहा है जो आर्मी में बहाली हो रही है 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, आप किसी क्षेत्र में जाइए तो आउटसोर्सिंग पर नौकरी मिल रहे हैं। आउटसोर्सिंग एजेंसी किसी को दे दिया, अब वो भेड़ बकरी की तरह आदमी ला करके खड़ा कर दिया, गुणवत्ता से कोई लेना देना नहीं है। और आउटसोर्सिंग वाला अलग खा रहा है, सरकार उससे अलग कमीशन ले रही है। तो ज़मीन पर क्या दिखेगा? कुछ नहीं दिखेगा। तो बिहार में ही नहीं, देश में ये प्राथमिकता है। लेकिन फिलहाल बिहार का चुनाव है, तो बिहार के चुनाव में जनता ने मन बनाया है कि इस बार सरकार बदलेंगे। और राहुल गांधी अपने कमिटमेंट के इतने पक्के व्यक्ति हैं, मैंने उनका जो किया है, वो जो कहते हैं, एक तो वो गहराई है उनके बातों में, और जो कहते हैं वो करते भी हैं। जिन जिन राज्यों में उनके सरकार बने, जो कहा उन्होंने किया। अब बिहार की बारी है, तो बिहार में भी विकास के लिए जो वादे किए गए हैं, वह वादे नहीं रहेंगे, उसको निश्चित तौर पर पूरा किया जाएगा। आपने इससे पहले जो हमसे बात किया तो उसमें आपने विदेश नीति के बारे में थोड़ा सा चर्चा किया था कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे, या जो बांग्लादेश जब अलग हुआ था उस टाइम की नीति और अब की नीति में थोड़ा फ़र्क दिखता है। अभी एक SCO समिट हो रहा है, इस बीच चीन का रिश्ता और भारत का रिश्ता जो मीडिया में दिखाया जा रहा है कि बहुत करीब होता जा रहा है, तो ये कितना लाभदायक हो सकता है? और यानी कि पुतिन और शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये एशिया के ये 2 बड़े ऐसे चेहरे हैं और जिसका एशिया पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो क्या लगता है, ये रिश्ते अच्छे हो रहे हैं या फिर इसका नुकसान हो सकता है? मीडिया में जो दिखाया जा रहा है, बाई एंड लार्ज मीडिया की क्या स्थिति है आपसे छुपी नहीं है। मीडिया के लोग किस किस इंटरेस्ट में काम करते हैं। आपने कभी इंश्योरेंस वालों को से बात किया होगा, तो वो मरने के फ़ायदे गिनवाते हैं कि आप जब मर जाएंगे तो क्या क्या फ़ायदे होंगे आपके परिवार को, क्या क्या मिल जाएगा, कोई कठिनाई नहीं होगी। तो आप चीन, जिसने हजारों एकड़ हमारा ज़मीन कब्जा करके रखा है, दलाई लामा भागते फिर रहे हैं, उनको जगह नहीं मिल रहा है और पूरा जीवन उन्होंने गुजार दिया। जब सर्दियों के मौसम आते हैं तो तिब्बतियों के चारों तरफ उनके स्वेटर बेचने के जो दिखाई देते हैं जगह जगह, और अरुणाचल प्रदेश के लोगों का जो दुर्दशा कर दिया चाइना ने, और बाकी जो 62 के वार में जो हमारे साथ हुआ। चाइना पर भरोसा हम कर ही नहीं सकते हैं। चाइना कभी ऐसा कोई सिग्नल नहीं चाइना के तरफ से आया। वो तो बाजार है चाइना, उसको तो बेचना है, वो तो व्यवसायी है, उसके प्रोडक्ट्स जाने चाहिए। और भारत से बड़ा बाजार कहाँ मिलेगा? 140 करोड़ की जनता है यहाँ, खरीदार, वो बाजार है और वो उससे उसकी कमाई होती है।
आप दुनिया के बाज़ारों में वो अवस्थित हो गया है, हम उसके लिए बाज़ार खोले हैं। हम कहते हैं कि हम तीसरी इकोनॉमी हो गए। तो भाई 400 करोड़ की आबादी दुनिया की होगी लगभग, तो अब भारत की आबादी उसमें 140 करोड़ है। तो हर आदमी खाता है, पहनता है, पढ़ता है, लिखता है, नौकरी करता है या ज़रूरतमंद की चीज़ें खरीदता है, तो वो उसकी खुद तो इकोनॉमी होगी कि नहीं होगी। वो आपका रुपया कहाँ है, इम्पोर्टेंट ये है कि आपका रुपया कहाँ है। डॉलर के मुकाबले में हम कहाँ हैं, रुपया हमारा कितना मजबूत है, वो इम्पोर्टेंट ये है कि तीसरी इकोनॉमी 140 करोड़ की आबादी की देश होगी तो तीसरी इकोनॉमी क्या पहली इकोनॉमी हो जाएगी, सब लोग खरीदेंगे। छोटी सी बात समझने के बजाय मीडिया इसको भी समझाती है कि हम भारत के तीसरे इकोनॉमी हैं। अब आबादी 2 करोड़ की आबादी वाले देश में जाइए, उसको पूछिए, वो बहुत खुशहाल है। मॉरिशस और बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं, और हमसे ज़्यादा खुशहाल है, लेकिन उसकी इकोनॉमी तो नहीं है तीसरी, 5वीं 8वीं कैसे होगी। जब 2 ही करोड़ लोग हैं तो 2 ही करोड़ लोग का ना रुपया ट्रांजिट होगा, 2 ही करोड़ लोग के ना पूंजी ट्रांजिट होंगे। और भारत की खास बात है कि भारत में पारिवारिक इकोनॉमी है। आप देखेंगे पारिवारिक इकोनॉमी है। मैं अपना एक अनुभव आपको शेयर करता हूँ कि जब नोटबंदी हुई थी, मैं आरा में, बिहार का आरा जगह है, कुछ व्यवसायियों के यहाँ मैं बैठा हुआ था, दिवाली का समय था। हमने कहा बाज़ार, तो बोला मंदा है। हमने कहा क्यों? बोला देखिए बेसिक बातें समझिए, हम लोग जो बताएंगे आपको। क्या था कि घर में, गांव में जो दादा दादी होते थे, नाना नानी होते थे, वो पैसे जमा करके रखते थे और बेटे बहुओं को पूछने पर कहते हमारे पास नहीं है। 500 का नोट, 1000 का नोट वो रख लेते थे दबा करके, और वो अच्छा खासा रकम हो जाता था। और जब दिवाली, दशहरा, होली, ईद, बकरीद आता था तो वो अपने बच्चों को, माने वो बच्चे चाहे इंटर में पढ़ते हों, स्कूल में पढ़ते हों, वो निकाल करके 1000 रुपये का नोट 2 500 का 2 4 को थमा देते थे। बच्चे क्या शहर में आते थे और ज़रूरत की सामान खरीदते थे। तो दिवाली की रौनक होती थी, होली की रौनक होती थी, ईद की रौनक होती थी। नोटबंदी ने क्या दर्द दिया उनको। नोटबंदी हो गई। अब उन्होंने पहले 10 बार कहा है अपने बहू बेटों को कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। अब उनके पास हैं पैसे, 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख जो भी हो, हैं पैसे। तो वो मजबूरी हो गई उनकी कि वो पैसे अपने बेटे और बहू को दें कि इसको बैंक से भंजा लो, डेडलाइन तय है। और जैसे उन्होंने पैसे निकाले, बेटे ने तो कम बोला, बहुओं ने खूब बोला कि आप तो बोलती थी पैसे नहीं हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, ये पैसे कहाँ से आ गए आपके पास। तो सामाजिक तौर भी प्रताड़ित हुए वो बुजुर्ग दाम्पत्य या बुजुर्ग लोग, और आर्थिक तौर पर भी उनका रीढ़ टूट गया, उनके पास कुछ नहीं रहा। अगले दिन से 10 रुपया के लिए वो बीवी बहू बेटों पर निर्भर हो गए, और जो अपने नाती पोतों का प्यार बांटते थे कुछ देकर उन्हें, वो ख़त्म हो गया। इस दर्द को नरेंद्र मोदी को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इनके बहू और बेटे नहीं हैं, इनके नाती पोते नहीं हैं, तो इनको यह दर्द समझ में नहीं आएगा। लेकिन भारत के आम जनता को, तो मैं वही लौट रहा हूँ, वही मैं कह रहा था कि एक अपनी इकोनॉमी है सबके, आपके परिवार को भी होगी, हमारे परिवार की भी है, कि अगर सरकार से कोई मदद नहीं मिले तब भी हम इतना संचित करके ऐसे चलते हैं कि पारिवारिक इकोनॉमी हम सालों खींच सकते हैं, अपना खाना पीना और वस्त्र वगैरह का काम चला सकते हैं। तो यह देश नरेंद्र मोदी के चलाने का बस का नहीं है। यह देश, कुछ बात ऐसी है हमारी, इकबाल का शेर है कि हस्ती मिटती नहीं, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो हमारी कुछ ऐसे परंपरा है, हमारे अभिसमय है हमारे भारत का, कि जो हम बांटते भी हैं और अपना खुद का परिवार चलाने की क्षमता भी रखते हैं। अगर एक शब्द में मैं जानना चाहूँ तो आप बताइए कि चाइना पाकिस्तान के करीब है या हिंदुस्तान के करीब? चाइना ने हर बार पाकिस्तान का साथ दिया है। ठीक है।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शशि कुमार सिंह जी और शमीम साहब के, आपने इतना कीमती समय दिया हमें और जिस पर हमने एक महत्वपूर्ण चर्चा किया। तो इस तरीके की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए और इस तरीके के इंटरव्यू को देखने के लिए आप जुड़े रहिए द आवाज़ टाइम्स के साथ। मैं कामरान सैफ, कैमरे के पीछे इलियास फहमी। धन्यवाद।